हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रमन स्पेक्ट्रा या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी वन बाय वन कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रमन स्पेक्ट्रा से ही, इसके इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे जो रमन वर्ड यूज किया गया है वो एक इंडियन साइंटिस्ट के कारण किया गया है। सीवी रमन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इसके बारे में पहली बार बताया था। उसके बाद सेकंड जो वर्ड है स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा का मतलब होता है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करती है तो हमें वहां पे स्पेक्ट्रा मिलता है। उसके बाद जो रमन स्पेक्ट्रा है या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही एक बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस होता है और सीवी रमन की इस अचीवमेंट के कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में और 1954 में उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लिया और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट किया और इंसिडेंट होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होगी तो यहाँ ये जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। ये हमारे पास स्कैटर्ड लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या केस हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट लाइट और इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड लाइट। तो स्कैटरिंग बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है। पहला जो होती है वो होती है इलास्टिक स्कैटरिंग और जो दूसरा होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होगा, इलास्टिक स्कैटरिंग में ये होगा जितना इंसिडेंट रेडिएशन है, जितना इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी उतने ही स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी। ये तो होगा किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इनकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस मिलेगा। अब एनर्जी के बीच में डिफरेंस भी दो टाइप से हो सकता है, या तो इंसिडेंट रे की एनर्जी क्या हो, ज्यादा हो और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी कम हो। दूसरा ये हो सकता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कम हो और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले कि इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी कम है। ये कैसे होगा, तो हमने यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इंसिडेंट रे की एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी है जो बच जाएगी उसको स्कैटर्ड कर देगा। तो मॉलिक्यूल्स के द्वारा इंसिडेंट रे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया और एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्कैटर्ड वेव है, जो पार्ट स्कैटर्ड होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या हम ये बोल सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। उसके बाद सेकंड केस की बात करते हैं, इंसिडेंट रे की एनर्जी कम है और स्कैटर्ड रे की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये कब होगा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की, जैसे ही इंटरेक्शन हुआ तो मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दे दी और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। और जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये लाखों में से किसी एक केस में होता है जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एटम आयन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है। तो रिले स्कैटरिंग में क्या था, वहां पे जो कोलिजन होगा वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा। पर सीवी रमन ने देखा कि लाखों में से एक केस ऐसा आता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है या कोलिजन होता है वहां पे इन इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब या तो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किससे, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम, हमने लाइट ली और उस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस लिया, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये हमने एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लिया, इस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल की। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होगी, यहाँ पे हम यूज करेंगे विजिबल लाइट का और साथ ही ये जो अल्ट्रावोलेट रेडिएशन होती है इसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो अल्ट्रावोलेट रेडिएशन है या जो विजिबल लाइट है, जब हम किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर फॉल करते हैं तो यहाँ पे इसका जो कुछ पार्ट है, लाइट का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हो सकता है हमारे पास गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल हो सकता है।
तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे ही लाइट को उस ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर फॉल करते हैं तो वहां से कुछ पार्ट इंसिडेंट लाइट का स्कैटर्ड हो जाता है ऑल डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट कौन सी है हमारे पास? स्कैटर्ड लाइट ये है, ये इंसिडेंट लाइट थी और ये स्कैटर्ड लाइट है। अब स्कैटर्ड लाइट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेंड होता है हमारे पास किसी चीज का, वो स्कैटर्ड लाइट से ही होता है। अब स्कैटर्ड लाइट में हमें क्या क्या मिलेगा? स्कैटर्ड लाइट में हमें 3 टाइप की पॉसिबिलिटी मिल सकती है। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो हमने ये देखी थी, जो इंसिडेंट रे है उसकी जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी स्कैटर्ड रेडिएशन की होगी। इसको हम बोलेंगे रिले स्कैटरिंग या रिले लाइंस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये केस किसका था? इलास्टिक स्कैटरिंग का। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल की, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, स्कैटर्ड का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। जो तीसरा पॉसिबिलिटी वो क्या होगा? जो इंसिडेंट का है उसका एनर्जी कम है और स्कैटर्ड का एनर्जी क्या है? ज्यादा। ये हमने बता दिया कि एनर्जी कम कब होती है और एनर्जी ज्यादा कब होती है स्कैटर्ड वेव की। अगर मॉलिक्यूल्स इंसिडेंट रे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्कैटर्ड की एनर्जी कम होगी। अगर ये मॉलिक्यूल्स इस इंसिडेंट रेडिएशन को एनर्जी अपनी तरफ से दे देता है तो जो स्कैटर्ड वेव है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे बता रखा था स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज फाउंड टू बी कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर हमें सेम फ्रीक्वेंसी की स्कैटर्ड लाइट मिलती है इंसिडेंट लाइट के बराबर तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिले लाइंस बोलेंगे। एंड आल्सो सर्टेन वीक लाइंस चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और साथ ही जो रिले लाइंस है इसके साथ हमें कुछ फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज हुई रेडिएशन भी मिलती है। वो फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है उसकी और वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद दीज एडिशनल लाइंस आर कॉल्ड रमन लाइंस। तो साथ में जो 3 पॉसिबल केस थे, ये हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया। फर्स्ट केस तो ये था, ये वाला हमने बता दिया कि ये रिले का है, इंसिडेंट और स्कैटर्ड की एनर्जी इतनी है। ये वाला केस हमने ले लिया किसका? कि इंसिडेंट की एनर्जी ज्यादा है और स्कैटर्ड की एनर्जी कम है। तीसरा केस हमने ये ले लिया, इंसिडेंट की एनर्जी कम है और स्कैटर्ड की एनर्जी ज्यादा है। ये हमने 3 केस यहाँ पे मान के चले। ये जो केस है जिसमें एनर्जी सेम है इंसिडेंट का और स्कैटर्ड का, इसको हम रिले स्कैटरिंग बोलेंगे। और साथ में ये जो एडिशनल लाइंस हैं जो हमने पेंसिल से ड्रॉ की है, इसको हम क्या बोलेंगे? रमन लाइंस। या फिर हम ये बोल सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है स्कैटर्ड वेव से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रमन लाइंस बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द रमन लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एक्साइटिंग रिले लाइंस अकर सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड एक्साइटिंग लाइंस। यहां पे इस चीज का क्या मतलब है? यहां पे मतलब ये है कि हमें जो रिले लाइंस मिलेगी, सपोज दैट हमने ये मान लिया कि हमारे पास ये रिले लाइन मिली है, तो इस रिले लाइंस के साथ में हमें क्या मिलेगा? साथ में हमें जो रमन लाइंस है, रमन लाइंस इसके हमें साथ में मिलेंगी। जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस होंगी हमारे पास, ये हमने रिले लाइंस मानी, ये स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन हमने मान ली। तो यहां पे यही बता रखा सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड, मीन्स जो रिले लाइंस हैं उसके बोथ साइड, एक तरफ हमें क्या मिलेगी? स्टोक्स लाइन मिलेगी और दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगी? एंटी स्टोक्स लाइन मिलेगी। इनके बारे में भी अभी बताएंगे, स्टोक्स लाइन क्या होती है और एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है। तो स्टोक्स लाइन क्या होती है? स्टोक्स लाइन होती है हमारे पास इंसिडेंट रे की एनर्जी ज्यादा हो और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी कम हो, या जो स्कैटर्ड वेव है उसकी एनर्जी क्या हो? कम हो। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोक्स लाइन। द लाइन ऑन द लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ द एक्साइटिंग लाइन आर कॉल्ड स्टोक्स लाइन। स्टोक्स लाइन मीन्स ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये हमने इसके ऊपर एनर्जी फॉल की, तो इस इंसिडेंट एनर्जी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी एनर्जी ज्यादा है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इसकी एनर्जी क्या है? कम है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोक्स लाइन। और एंटी स्टोक्स लाइन क्या होगी? एंटी स्टोक्स लाइन ये होगी जो इंसिडेंट लाइट है इसकी एनर्जी कम होगी और जो स्कैटर्ड लाइट है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी स्टोक्स लाइन बोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है जो एंटी स्टोक्स लाइन होती है उनकी इंटेंसिटी कम होती है, उनकी इंटेंसिटी वीक होती है एज कंपेयर टू स्टोक्स लाइन की। तो द एंटी स्टोक्स रमन लाइंस आर मच वीकर। इनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है या वो वीक होती है कंपेयर टू स्टोक्स रमन लाइंस के। ये पॉइंट हम आगे समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रमन इफेक्ट, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। तो रमन इफेक्ट में अब तक हमने क्या देखा कि जो रमन स्कैटरिंग है, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस होता है। जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट को फॉल करवाते हैं तो बेसिकली वहां पे 3 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है, या तो जो इंसिडेंट रे है और स्कैटर्ड वेव उनकी एनर्जी सेम रहेगी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि इंसिडेंट की एनर्जी ज्यादा है और स्कैटर्ड की एनर्जी कम है, उसको हमने स्टोक्स लाइन बोल दिया। उसके बाद हमने ये बताया एंटी स्टोक्स लाइन क्या होती है। एंटी स्टोक्स लाइन में स्कैटर्ड का एनर्जी ज्यादा होगा और इंसिडेंट का एनर्जी कम होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने ये बताया जो एंटी स्टोक्स लाइन है वो वीक होंगी और जो स्टोक्स लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वी आर यूजिंग अनदर लाइट सोर्स। हाँ, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वी आर यूजिंग अनदर लाइट सोर्स मीन्स ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है और पहले हमें यहाँ पे जो लाइट का सोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स था, वो सोर्स हमने अलग ले रखा था। मान लिया वो लेजर था और इस बार हमने किसका ले लिया, मरकरी लैंप ले लिया या कोई और लैंप ले लिया। अगर हम लाइट सोर्स को चेंज करते हैं तो जो स्कैटर्ड वेव है उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस पॉइंट में यही बता रखा है वी आर यूजिंग अनदर लाइट सोर्स विथ डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमने यहाँ पे दूसरे लाइट सोर्स का यूज किया विथ डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम, जिसकी लाइन स्पेक्ट्रम क्या थी, अलग थी, या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो रमन लाइन्स आर ऑब्टेन्ड फॉर द सेम स्कैटरिंग सब्सटेंस। और जो स्कैटरिंग सब्सटेंस था हमारे पास वो तो वही था, जो हमने जो सोर्स था उसको चेंज कर दिया, स्कैटरिंग सब्सटेंस वही है। तो द डिस्प्लेसमेंट फॉर द एक्साइटिंग लाइन्स आर सेम। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो स्कैटर्ड लाइन आएगी वो हमारे पास सेम आएगी। जो हम जो पहले वाले लाइट सोर्स के अंदर आई थी वही हमारे दूसरे लाइट सोर्स के अंदर आएगी। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, अगर मैं सोर्स को सेम रखूं और जो ये मटेरियल है जिससे लाइट स्कैटर्ड हो रही है उस मटेरियल को मैं चेंज कर दूं, तो मटेरियल को अगर मैं चेंज करूंगा तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्साइटिंग लाइन का वो भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा फॉर डिफरेंट स्कैटरिंग सब्सटेंस द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। तो जो स्कैटरिंग लाइट आएगी वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। या जो फिर हम ये बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उन लाइन्स का, जो स्कैटरिंग लाइट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अलग आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, द रमन डिस्प्लेसमेंट आर करेक्टराइज बाय स्कैटरिंग ऑफ सब्सटेंस। तो जो रमन डिस्प्लेसमेंट है उसको करेक्टराइज करते हैं हम किसे, स्कैटरिंग ऑफ सब्सटेंस से। मीन्स जो रमन डिस्प्लेसमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्कैटरिंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसका डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम देखते हैं वाइब्रेशनल एंड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा के अंदर ही है। तो हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा में एक ग्राफ हमने यहां पे प्लॉट कर रखा है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। तो इस ग्राफ में हमने क्या बता रखा है, इस ग्राफ में हमने सब में बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन बता रही है कि ये हमारे पास रिले लाइंस है, और जो साइड में जो अलग अलग 2 लाइंस बता रखी हैं ये हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन है, ये एंटी स्टोक्स लाइन है, और ये क्या है, स्टोक्स लाइन है। तो अब इस ग्राफ को हम समझेंगे। और साथ ही एक पॉइंट और यहाँ पे, जो रिले लाइन से एंटी स्टोक्स लाइंस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, डेल न्यू है, और जो स्टोक्स लाइन का जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, रिले लाइन से डेल न्यू। तो अब हम यहाँ पे जो प्योर रमन स्पेक्ट्रम है या फिर जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस चीज को। तो अंडर लो रेजोल्यूशन मीन्स जो हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर है उसका हमने रेजोल्यूशन कैसा ले लिया, बिल्कुल लो रेजोल्यूशन ले लिया। फिर उस केस में क्या होगा, देयर इज वन एंटी स्टोक्स रमन लाइन्स। तो हमारे पास एक एंटी स्टोक्स रमन लाइन होगी और एक हमारे पास स्टोक्स रमन लाइन होगी। तो वन स्टोक्स रमन एंड वन एंटी स्टोक्स रमन लाइन्स ईच हैविंग सेम वेव नंबर और डिस्प्लेसमेंट डेल न्यू विद रिस्पेक्ट टू द एक्साइटिंग लाइन्स। तो इस चीज को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब हमारा रेजोल्यूशन बहुत कम है उस स्पेक्ट्रोग्राफ का, तो जो हमारे पास सिचुएशन आएगी वो कैसी आएगी, हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, एक एक्साइटिंग लाइन मिलेगी, या फिर हम इसको रिले लाइंस भी बोल सकते हैं। और इस रिले लाइंस के साथ में इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी एंटी स्टोक्स लाइन और यहाँ पे मिलेगी हमें
स्टोक्स लाइन, और इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। यहां पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल न्यू रहेगा, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट डेल न्यू रहेगा। ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अंडर हाई रेजोल्यूशन। अब हम जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई ले लें तो क्या होगा, एक्साइटिंग लाइन इज फॉर्म टू हैव ऑन बोथ साइड क्लोज अप्रोक्सीमेटली इक्वी डिस्टेंस लाइन्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो रिले लाइन्स है, इस रिले लाइन्स के साथ में हमें यहाँ पे कुछ लाइन्स और मिलेंगी बहुत कम इंटेंसिटी की, यहाँ पे ऐसे, और सेम एज इट इज जो एंटी स्टोक्स लाइन है, इस एंटी स्टोक्स लाइन में भी हमें यहाँ पे कुछ बहुत क्लोज लाइन मिलेंगी, और इन क्लोज लाइन के बीच के जो डिस्टेंस है वो सबका क्या है, सेम है। और यहाँ पे हमें स्टोक्स लाइन में भी ऐसी बहुत क्लोज लाइन मिलेंगी, और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस के ऊपर हैं, ये चीज ध्यान रहे। तो ये हमारे पास स्टोक्स लाइन है, स्टोक्स लाइन, ये हमारे पास रिले लाइन्स है, और ये हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन है, लाइन्स। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमारे पास रहता है वो ये है, जो स्टोक्स लाइन है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है एंटी स्टोक्स लाइन से। मीन्स ये जो हमारे पास एंटी स्टोक्स लाइन है इसका इंटेंसिटी कम रहेगा और स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो ये था हमारे पास रमन स्पेक्ट्रोमीटर या फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, और इसमें हमने यहाँ पे देखा स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन के बारे में। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर समझ आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।